हेलो हाय नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। एसएससी सीजीएल 2026 के जीके जीएस के इस वीडियो में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो सीरीज में एसएससी सीजीएल 2025 के टॉप 500 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आज हम लोग सेट 5 डिस्कस करने जा रहे हैं। जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल द जीके 360 पर अवेलेबल होगी, आप इसे यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, व्हाट फीचर वाज यूज्ड ऑन गोलकुंडा फोर्ट गेट्स टू प्रोटेक्ट इट ड्यूरिंग अटैक्स इन्वॉल्विंग वार एलिफेंट्स। युद्ध हाथियों के हमलों के दौरान गोलकुंडा किले की सुरक्षा के लिए इसके द्वार पर क्या विशेषता का उपयोग किया गया था, यानी इसके द्वार पर क्या ऐसा सुरक्षा का इंतजाम किया गया था। पहला है जल चैनल के साथ गहरी खाई, विद्युतीकृत स्पाइक्स, दरवाज़ों पर स्टील की कीलें या पत्थर के तोप टावर। तो गोलकुंडा का किला है कहाँ, तो यह तेलंगाना, हैदराबाद तेलंगाना में है। हैदराबाद तेलंगाना में है। तो वार एलिफेंट से बचाव के लिए इसमें दरवाज़ों पर स्टील स्पाइक्स का प्रयोग किया गया है। सी इसका राइट आंसर है। लोहे की कीलें लगाई गई थी, लोहे की कील लगाई गई थी ताकि हाथी दरवाज़ा ना तोड़ पाए। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द करेक्टली मैच गुप्ता फिजिकल टर्म विथ इट्स मीनिंग। गुप्त राजकोषीय शब्द को उसके अर्थ के साथ सही ढंग से सुमेलित करना है। पहला है हिरण्य, कंपलसरी लेबर सर्विस। तो हिरण्य क्या था? हिरण्य जो था वह एक प्रकार का नगद टैक्स था, कैश या गोल्ड के रूप में दिया जाता था, जिसे हिरण्य कहा जाता था। धान्य, सोने पर कर। धान्य जो था वह एग्रीकल्चर टैक्स था, अनाज पर कर था। अनाज पर कर को धान्य कहा जाता था। भोग उपज में राजा का हिस्सा होता था। सी इसका राइट आंसर भी है। वेस्टिका, फोर्स्ड और कॉर्वी लेबर। तो वेस्टिका नहीं बल्कि इसे विष्टि कहा गया है। विष्टि जो है वो उसे जबरन श्रम कराया जाता था, जिसे फोर्स लेबर भी कहा जा गया है, फोर्स्ड लेबर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, भोग उपज में राजा का हिस्सा। अगला सवाल, विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम सिक्किम इज बिलीव्ड टू हैव बीन फर्स्ट क्रिएटेड फॉर द डाइटी तेतलारा लाहाडोंगना। सिक्किम का वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसे देवता टेटलारा लाहडोंगना के लिए सबसे पहले बनाया गया माना जाता है? ऑप्शन है नियारा होंगसिंग, सिमकिला कुम, येमा ढोल या येबा का नगर। तो इसका राइट आंसर है सिमिका कुम बिनायो। बी इसका राइट आंसर है। यह सिक्किम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। सिक्किम का पारंपरिक वाद्य यंत्र है। ठीक है, देवता तिलतारा ने इसे पहली बार बनाया था। तिलतारा के द्वारा, तितलारा के द्वारा इसे पहली बार बनाया गया था, ऐसी मान्यता थी। जिसे माउथ हार्प, यह जो वाद्य यंत्र है वह जाओ हार्प या माउथ हार्प प्रकार का वाद्य यंत्र है, माउथ हार्प। तो इसका राइट आंसर हो गया सिमकिला कुम। बी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, कर्णम मल्लेश्वरी बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल इन विच स्पोर्टिंग डिसिप्लिन। कई बार सवाल यह आ चुका है, आपको याद भी होगा। कर्णम मल्लेश्वरी किस खेल में ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी? मुक्केबाजी, क्रीड़ा, भारोत्तोलन या लंबी छलांग। तो आपको पता हुआ कर्णम मल्लेश्वरी जो कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं, इन्हें 2000 के सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में ब्रॉन्ज मेडल मिला था। ये फर्स्ट वुमेन है जो ओलंपिक में मेडल प्राप्त की थी। फर्स्ट वुमेन हु विन मेडल इन ओलंपिक। ठीक है, मेडल इन ओलंपिक। तो याद रखिएगा
ये भारोत्तोलन से संबंधित हैं। सी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, मैच ईच रूलर लिस्टेड इन कॉलम ए विथ देयर रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ रेन गिवन इन कॉलम बी। स्तंभ ए में दिए गए प्रत्येक को शासनकाल से मिलाना है। कई बार यह सवाल आ चुका है, आप देख सकते हैं टाइम पीरियड से कई बार सवाल पूछा गया है, तो आपको याद रखना चाहिए। कुतुबुद्दीन ऐबक का टाइम पीरियड 1206 से 1210 के बीच का है। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 और मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 के बीच, यानी यह ऑलरेडी करेक्ट मैच है, तो इसका राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट द 1984 समर ओलंपिक पीटी उषा नैरोली मिस्ड ए ब्रॉन्ज मेडल बाय डैश ऑफ ए सेकेंड। 1984 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पीटी उषा कितने सेकंड से कांस्य पदक से चूक गई थी, यानी इनका 4th पोजीशन आया था और यह 1/100वां हिस्सा, सेकंड के 1/100वें हिस्से से यह मेडल पाने से मिस कर गई थी। इन्हें पयोली एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है, पयोली एक्सप्रेस या उड़न पड़ी भी कहा जाता है, तो राइट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश अकाउंटेड फॉर अप्रोक्सीमेटली व्हाट % ऑफ इंडियन टोटल पॉपुलेशन इन 2011। 2011 के जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो अगर हम 2011 के पॉपुलेशन इंडेक्स को माने, जनसंख्या के माने, तो 2011 में यूपी की जनसंख्या है, 2011 सेंसस के अनुसार यूपी की जनसंख्या 19.9 करोड़ है, जो कि इंडिया के कुल पॉपुलेशन का 16.5%, जो कि अप्रोक्सीमेट है। उसके आधार पर सी इसका राइट आंसर होगा। इस समय जो पॉपुलेशन है 2011 के सेंसस के अनुसार 121 करोड़ माना गया है, हालांकि यह अब आगे बढ़ चुका है, इसलिए अप्रोक्सीमेट में सी 16% जनसंख्या बताया गया उत्तर प्रदेश का। नेक्स्ट है, व्हाट डज द डेजिग्नेशन HLV-M3 स्टैंड फॉर द गगनयान मिशन कंटेक्स्ट। गगनयान मिशन के संदर्भ में HLM-V3 का क्या अर्थ है। HLV-3 इसका फुल फॉर्म क्या है। ह्यूमन LVM-3 कहा गया इसे, ह्यूमन LVM-3 कहा गया है। लॉन्च व्हीकल मार्क 3, लॉन्च व्हीकल मार्क 3, तो यह गगनयान के लिए मॉडिफाइड किया गया है, जो कि इसमें एक क्रू सिस्टम को जोड़ा गया है। गगनयान में क्रू सिस्टम को ऐड किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ह्यूमन LVM-3, सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन लार्ज क्वांटिटी इन इंडिया एंड होल्ड हाई इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। निम्नलिखित में कौन सा खनिज भारत में बड़ी मात्रा में पाया जाता है और उच्च आर्थिक महत्व रखता है। तो भारत में पाए जाने वाले प्रमुख खनिज में से आयरन ओर प्रमुख है। लौह अयस्क विश्व में चौथा बड़ा भंडार है, चौथा बड़ा भंडार भारत में पाया जाता है आयरन ओर का। प्रमुख राज्य जहाँ की लौह अयस्क पाए जाते हैं उनमें है झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका। उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और कर्नाटका, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो गया लौह अयस्क। वैसे और भी कॉपर, टीन भी हैं, लेकिन लिमिटेड इसके रिजर्व हैं, तो राइट आंसर हो गया सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री यानी PM और मुख्यमंत्री CM दोनों ही संबंधित निचले सदन को भंग करने की सलाह दे सकते हैं। बिल्कुल सही है। लोकसभा और राज्यों में मुख्यमंत्री विधानसभा को भंग करने की सलाह दे सकते हैं, जिसके आधार पर भंग भी किया जा सकता है, यानी पहला कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत केवल प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति की शासन की सिफारिश कर सकता है। ओनली द PM कैन रिकमेंड प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो आपको पता है गवर्नर की रिपोर्ट पर ही, गवर्नर अगर रिपोर्ट करता है कि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए,
तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो गवर्नर की रिपोर्ट पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी दूसरा कथन गलत है, इसका राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से पोषक तत्व के प्रकार का कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पोषक तत्व से जुड़ा हुआ माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है, माइक्रोन्यूट्रिएंट कैल्शियम, मैक्रोन्यूट्रिएंट जिंक, माइक्रोन्यूट्रिएंट बोरोन या मैक्रोन्यूट्रिएंट आयरन। तो आपको पता है इस पर सवाल काफ़ी ज़्यादा पूछे गए हैं। जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स, उसमें टोटल 17 एसेंशियल एलिमेंट्स पाए जाते हैं जो कि उनके लाइफ साइकिल के लिए इम्पोर्टेंट है। तो टोटल 17 है। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया माइक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरी को भी ये वाला माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, जिसमें टोटल 17 एसेंशियल्स हैं। मैक्रो में 9 है और माइक्रो में 8 है। सवाल में पूछा गया है कि कौन सा युग्म सही सुमेलित है। तो एक ही सही सुमेलित है जो कि है माइक्रोन्यूट्रिएंट बोरोन, सी इसका राइट आंसर है। माइक्रो में कौन कौन से आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, पोटेशियम, फास्फोरस। तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं। अब माइक्रो में कौन कौन आते हैं, इसमें आते हैं आयरन, बोरोन, क्लोरीन, मैग्नीज, जिंक हो गया, कॉपर। तो ये सब क्या है, ये सब माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं। मोलिब्डेनम, निकेल, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आते हैं, यानी सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच रिगार्डिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइसेस। विद्युत चुंबकीय उपकरण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है। इलेक्ट्रिक जनरेटर कन्वर्ट इलेक्ट्रिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। तो इलेक्ट्रिक जनरेटर क्या करता है, यह मैकेनिकल को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करता है, यानी इसका उल्टा होगा। क्या होगा, मैकेनिकल को इलेक्ट्रॉनिक्स में यह चेंज करता है। तो पहला कथन गलत है। सेकेंड है, ट्रांसफार्मर ऑपरेट ऑन डीसी करंट टू चेंज वोल्टेज। तो डीसी करंट को चेंज करने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, यानी ट्रांसफार्मर यहाँ यूज नहीं होगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ए परमानेंट मैग्नेट, तो यह टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होते हैं। तो ये भी गलत है। फोर्थ है, इलेक्ट्रिक बेल यूजेज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बिल्कुल सही है, जब बेल रिंग होता है तो उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का प्रयोग किया जाता है। तो डी इसका राइट आंसर है। अगला सवाल, कंसीडर द स्टेटमेंट्स अबाउट रऊफ। रऊफ के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह कश्मीर का महिलाओं का एक समूह नृत्य है जो आमतौर पर ईद पर किया जाता है। बिल्कुल सही है। रऊफ जो डांस है वह कश्मीर के वीमेन के ग्रुप का डांस है। वीमेन ग्रुप डांस है, यह ग्रुप डांस है, यानी पहला कथन सही है। सेकंड है, नर्तक दो आमने सामने की पंक्तियों में खड़े होकर पैर की अंगुलियों से एड़ी तक के फुटवर्क करते हैं, जिसे रास कहा जाता है। बिल्कुल सही है। 2 फेसिंग रो होता है, इसमें 2 फेसिंग रो होता है, जिसमें महिलाएं अपने एड़ी के फुटवर्क का प्रयोग करके यह डांस करते हैं, जिसे रास कहा जाता है। तो दूसरा कथन भी सही है, यानी इसका राइट आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2। आर्टिकल 50 इज अ पार्ट ऑफ विच सेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अनुच्छेद 50 संविधान के किस भाग का हिस्सा है। आपको पता है, आपने पढ़ा होगा आर्टिकल 36 से 51, जो कि डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो कि हमारे संविधान के पार्ट 4 के अंतर्गत आते हैं। तो अनुच्छेद 50 है वह डीपीएसपी के अंतर्गत आएगा, जिसमें
डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटी, फंडामेंटल राइट्स या प्रीएम्बल। तो यह डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत आएगा। अब सवाल उठता है आर्टिकल 50 है क्या? तो इसमें सेपरेशन किया गया है, सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। तो यह आर्टिकल 50 का पार्ट है। राइट आंसर हो गया बी। अरेंज द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, निम्नलिखित कालक्रम को व्यवस्थित करना है। जीएसटी काउंसिल कॉन्स्टिट्यूटेड, कॉन्स्टिट्यूशन 101, अमेंडमेंट एक्ट इनेक्टेड और जीएसटी लॉन्च। जीएसटी से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट जो है 101 अमेंडमेंट एक्ट, वह सितंबर 2016 को, सितंबर 2016 को हुआ था। जीएसटी काउंसिल जो है वह अक्टूबर 2016 को कॉन्स्टिट्यूट किया गया था, यानी गठित किया गया था अक्टूबर 2016 को। और जीएसटी लॉन्च कब किया गया? तो यह 1 जुलाई 2017 से, 1 जुलाई 2017 से इसे लागू किया गया है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इसका करेक्ट मैच होगा 213, यानी बी इसका राइट आंसर है। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 ने उद्योगों को अनुसूची ए, बी और सी में वर्गीकृत किया। तो 1956 में उद्योगों के लिए 3 प्रकार के शेड्यूल बनाए गए थे, जिसमें शेड्यूल ए, जिसको सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत रखा गया, यानी स्टेट ओनली इसका नियंत्रण करते थे। शेड्यूल बी में मिक्स्ड हो गया, यानी इसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का प्रतिनिधित्व था। और शेड्यूल सी में सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का वर्णन किया गया था, यानी प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां थी। तो पहला कथन सही है। सेकंड है, इसका उद्देश्य राज्य नियंत्रण, संयुक्त क्षेत्र और निजी क्षेत्र के लिए पहचान करना है। बिल्कुल सही है। 3 प्रकार के उद्योग, मतलब 3 प्रकार के नियंत्रण पर आधारित उद्योग बनाए गए थे। एक सार्वजनिक क्षेत्र था, एक मिश्रित था और एक प्राइवेट क्षेत्र अंतर्गत आया था। तो राइट आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। रिगार्डिंग अर्थ मेजर क्लाइमेट जोन, पृथ्वी के प्रमुख जलवायु क्षेत्र के संबंध में उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में न्यूनतम मौसमी तापमान परिवर्तन होता है। ट्रॉपिकल जोन्स, जो कि आपको पता है इक्वेटर के पास है। कहाँ है यह? इक्वेटर के पास है। तो यहाँ मिनिमम सीजन वेरिएशन होता है। बिल्कुल सही है। यहाँ सालों भर गर्म मौसम रहता है। तो पहला कथन सही है। सेकंड है, समशीतोष्ण क्षेत्रों की विशेषताएं, 4 अलग अलग ऋतुएं हैं। तो 4 डिस्टिंक्ट सीजन हैं। कौन कौन से हैं? स्प्रिंग, समर और ऑटोमन, ठीक है। और एक चौथा हो गया विंटर। तो 4 ऋतुएं हैं। तो राइट आंसर हो गया सी, बोथ 1 and 2। व्हाट मटेरियल वेयर द डबल स्टोरी गेट्स ऑफ पुराना किला प्राइमरली बिल्ट विथ? पुराना किला के 2 मंजिले के द्वारा मुख्यतः किस सामग्री में निर्मित किए गए थे? जो 2 मंजिला दरवाज़ा बना है उसमें किसका प्रयोग किया गया है? संगमरमर, लाल बलुआ पत्थर, चमकता हुआ टाइल या रबर या मलबा? तो आपको पता है दिल्ली के अधिकांश इमारतें, पहले तो पुराना किला है कहाँ? तो यह दिल्ली में है। तो इसमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का प्रयोग किया गया है तो वह है लाल बलुआ पत्थर का, ठीक है। लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया है। बी इसका राइट आंसर है। इसका निर्माण शेरशाह सूरी और हुमायूं के द्वारा किया गया था। पुराना किला शेरशाह सूरी के द्वारा इसका निर्माण किया गया था या हुमायूं के द्वारा? तो राइट आंसर हो गया बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टूसू फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड इन द ट्राइबल बेल्ट ऑफ झारखंड, स्पेशली अराउंड द एरिया बिटवीन तमार एंड रायडी। टूसू त्यौहार मुख्य रूप से झारखंड के आदिवासी क्षेत्र में मनाया जाता है, खास करके तमार और रायडी के बीच के क्षेत्र में। तो टूसू फेस्टिवल जो है वह झारखंड का आदिवासी फेस्टिवल है, जो कि तमार और रायडी है, विशेषकर बुंडू के क्षेत्र में यह मनाया जाता है। यह पौष
पौष पूर्णिमा के समापन पर मनाया जाता है, ठीक है, जो कि उरांव समुदाय के द्वारा, झारखंड में उरांव समुदाय पाए जाते हैं, तो उरांव समुदाय के द्वारा यह विशेष रूप से मनाया जाता है। तो राइट आंसर हो गया बी, बुंडू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए आधुनिक संकेतन प्रणाली विकसित करने और क्रमिक पुस्तिका मालिका में रचनाओं को दस्तावेज करने का श्रेय किसे दिया जाता है? हु इज क्रेडिटेड विथ डेवलपिंग द मॉडर्न नोटेशन सिस्टम फॉर हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एंड डॉक्यूमेंटिंग कंपोजिशन इन द क्रमिक पुस्तक मालिका। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। सी इसका राइट आंसर है पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, जो कि हिंदुस्तानी क्लासिक जो म्यूजिक है उसका मॉडर्न नोटेशन सिस्टम के लिए जाने जाते हैं। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक का जो मॉडर्न नोटेशन है उसके लिए जाने जाते हैं। क्रमिक पुस्तक मालिका इन्होंने ही संकलित किया है, ठीक है। 10 पेरेंट थाट जो हैं वह इन्हीं के द्वारा भारतखंडे ने ही उसे तैयार किया है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। तो यह बॉम्बे से संबंधित है। नेक्स्ट है, अंडर पिट्स इंडिया एक्ट व्हाट रिस्ट्रिक्शन वाज प्लेस्ड ऑन द गवर्नर जनरल एंड काउंसिल। पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत गवर्नर जनरल और काउंसिल पर क्या प्रतिबंध लगाया गया था? पहला ऑप्शन है, वे रानी की सहमति के बिना कोई भी नागरिक कानून पास नहीं कर सकते, वे बहुमत के समर्थन के बिना आदेश जारी नहीं कर सकते, उन्हें बिना अनुमोदन के युद्ध की घोषणा करने या संधि करने से मना कर दिया गया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सी, पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत क्या था? उन्हें काउंसिल के बिना या गवर्नर जनरल या काउंसिल के बिना युद्ध की घोषणा या संधि नहीं कर सकते थे, युद्ध या संधि की घोषणा नहीं कर सकते थे। इस पर 2 प्रकार के नियंत्रण किए गए थे। ड्यूअल कंट्रोल इससे स्टार्ट किया गया था पिट्स इंडिया एक्ट से, जो कि एक था बोर्ड ऑफ कंट्रोल और दूसरा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। तो राइट आंसर हो गया सी। अगला सवाल है, व्हाट इज मींट बाई एन ऑन गोल इन फुटबॉल। फुटबॉल में स्वयं गोल का क्या अर्थ होता है? ऑब्वियस है, गलती से अपने ही नेट में गोल हो जाना। ए गोल स्कोर एक्सीडेंटली इनटू वंस ऑन नेट। सी इसका राइट आंसर है। व्हाट काउजेज ए रिवर टू डेवलप मीनंडर्स। नदी में विसर्ग का विकास किस कारण से होता है? उच्च ऊंचाई पर उत्पत्ति, अचानक विवर्तनिक उत्थान, समतल भूभाग में पार्श्व अपरदन या महासागरीय धारा का प्रभाव। तो इसका रीजन क्या होता है? विसर्ग यानी मिएंडर्स का जो फॉर्मेशन है उसका रीजन क्या होता है? तो जब नदी क्या है फ्लैट टेरेन से गुजरती है यानी समतल क्षेत्र से गुजरती है, तो क्या होता है इसके आउटर बैंक पर इरोजन होता है, और इसके इनर बैंक पर डिपोजिशन होता है, जमा होता है, डिपोजिशन होता है। यह क्रिया सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण होता है। तो नदी में विसर्ग का विकास, लेटरल इरोजन इन फ्लैट टेरेन। सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक। निसार मैप्स द ग्लोबल सरफेस एवरी डैश। निसार प्रत्येक कितने दिन पर वैश्विक सतह का मानचित्रण करता है? तो निसार जो है सबसे जानना जरूरी है। निसार नासा और इसरो का ज्वाइंट वेंचर है, जो कि हर 12 दिन पर पूरे ग्लोबल सरफेस का मैपिंग करता है। बी इसका राइट आंसर है। इससे क्या होता है? अर्थक्वेक, वोल्केनो इत्यादि को मॉनिटर किया जाता है।
ग्लेशियर्स को मॉनिटर किया जाता है, फॉरेस्ट को इससे मॉनिटर किया जा सकता है। तो यह हर 12 दिन पर इसका मैपिंग करते रहता है। बी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द बिलो स्टेटमेंट्स ऑन प्लांट हार्मोन इज इनकरेक्ट। पादर हार्मोन पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन को बताना है। पहला, ऑक्सिन्स विकास को बढ़ावा देते हैं। ऑक्सिन को ग्रोथ हार्मोन के नाम से जाना जाता है। तो यह पौधों में, प्लांट में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, ग्रोथ को प्रमोट करते हैं यानी विकास में सहायक होते हैं। सेकंड है, साइटोकाइनिन उम्र बढ़ने में देरी करते हैं, डिले एजिंग करते हैं, यह भी सही है, डिले एजिंग। थर्ड है, एथिलीन बीज अंकुरन को बढ़ावा देते हैं। तो एथिलीन जो है वह फ्रूट राइपनिंग को, फल को पकने के लिए उत्तरदायी है, फ्रूट राइपनिंग करते हैं। तो सी इसका राइट आंसर होगा। डी में है, जिब्रेलिन तने की लंबाई को बढ़ावा देते हैं। जिब्रेलिन क्या करता है? तो यह स्टेम के इलोंगेशन को, स्टेम इलोंगेशन को बढ़ावा देता है। बिल्कुल सही है, यानी इसका राइट आंसर हो गया सी। एथिलीन प्रोमोट्स सीड जर्मिनेशन, यह फ्रूट राइपनिंग के लिए उत्तरदायी है। सी इसका राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्यूट फॉल्स अंडर द सुप्रीम कोर्ट एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन एज पर आर्टिकल 131 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अनुसार कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? पहला है अंतर्राज्यीय जल विवाद। अंतर्राज्यीय जल विवाद आर्टिकल 262 के अंतर्गत आता है, आर्टिकल 262 के अंतर्गत आता है। इसके लिए अलग प्रावधान है, ठीक है। सेकंड है, सांसदों और विधायकों के चुनावी विवाद इलेक्शन डिस्प्यूट के अंतर्गत आते हैं। यह अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। केंद्र और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, तो इसका राइट आंसर हो गया सी। आर्टिकल 131 में, आर्टिकल 131 में सेंटर और स्टेट के विवाद, सेंटर और स्टेट के विवाद, ठीक है, या स्टेट के, एक स्टेट का दूसरे स्टेट के साथ विवाद, यह सर्वोच्च न्यायालय के मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो राइट आंसर हो गया सी। इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डबल्ड व्हाइल कीपिंग द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स कांस्टेंट, व्हाट विल हैपन टू द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को स्थिर रखते हुए इसका प्रतिरोध दुगना कर दिया जाए तो उसमें प्रवाहित धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यह ओम्स लॉ के अंतर्गत आता है। आपने ओम्स लॉ पढ़ा होगा, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ के अंतर्गत V बराबर IR होता है। सवाल में कहा गया है कि R को 2R कर दिया गया है, R को 2R किया गया है, तो हमें बताना है करंट यानी I क्या होगा। तो I होगा 1/2, करंट जो है वह आधी हो जाएगी। तो राइट आंसर है बी, इट विल बी हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS द पीरियड फॉर डिफॉल्ट बेल इन माइनर ऑफेंसेस इज केप्ड एट। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत मामूली अपराध में डिफ़ॉल्ट जमानत की अवधि कितनी है? तो BNSS में जो माइनर ऑफेंस हैं, माइनर ऑफेंस के अंतर्गत 30 डेज का टाइम पीरियड रखा गया है, जो कि डिफ़ॉल्ट बेल पीरियड कहा जाता है। इसे डिफ़ॉल्ट बेल पीरियड तो 30 दिन का रखा गया है। विद इन 10 ईयर्स के लिए कुछ ऐसे मामले जो कि 10 वर्ष से नीचे के ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं, तो उसके लिए 60 डेज का, और जघन्य अपराध, लाइफ, डेथ, ऐसी कुछ 10 साल से अधिक सजा वालों के लिए 10 ईयर्स प्लस के लिए इसमें 90 दिन का जमानत का प्रावधान किया गया है। 90 दिन तक पुलिस उसे 90 दिन तक डिफ़ॉल्ट बेल पीरियड में रखा जाएगा। तो ए इसका राइट आंसर है। PM 2.5 इज मोर हार्मफुल देन P.10 इन AQI। वायु गुणवत्ता सूचकांक में
PM 2.5 PM 10 से अधिक हानिकारक है। रीज़न क्या है? PM 2.5 जो होता है वह 2.5 माइक्रोन का होता है, 2.5 माइक्रोन का होता है। यह काफ़ी छोटा होता है। यह हमारे लंग्स में घुस जाता है, लंग्स में डीप पेनिट्रेशन इसका होता है। यह ब्लड स्ट्रीम तक भी पहुंच जाता है, ब्लड स्ट्रीम तक पहुंच जाता है और यह काफ़ी घातक हो जाता है। तो सेकेंड पॉइंट में यही कहा गया, PM 2.5 कण छोटे होते हैं और फेफड़ों व रक्त प्रवाह के गहराई तक पहुंच जाते हैं। यानी दोनों कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा ए। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अलाउज द डैश पार्ट ऑफ लॉ टू बी रिटन। पृथक्करणीयता का सिद्धांत किस कानून के भाग को बनाए रखने की अनुमति देते हैं? ऑप्शन है रिपील्ड, इनकॉन्स्टेंट, वैलिड या अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या वैलिड पार्ट होता है जिसके अंतर्गत किसी कानून के वैलिड पार्ट को बनाए रखने की अनुमति देता है। यानी किसी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को हटाकर, अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को हटाकर वैलिड पार्ट को रिटेन किया जाता है, वैलिड पार्ट को रिटेन किया जाता है। तो राइट आंसर हो गया सी। एल्युमिनियम परगलन भारत में सबसे महत्वपूर्ण धातुकर्म उद्योग है। एल्युमिनियम स्मेल्टिंग इंडिया का इम्पोर्टेंट मेटलर्जी इंडस्ट्री है। एल्युमिनियम का उपयोग विमान तार और बर्तनों के निर्माण में किया जाता है। एयरक्राफ्ट वायर्स यूटेंसिल्स में इसका उपयोग किया जाता है। यह वर्सटाइल है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। दोनों सत्य है और आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। अगला सवाल है, मैच द डांस विथ इट्स प्राइम सोशल रिलीजियस कंटेक्स्ट। नृत्य को उसके सामाजिक धार्मिक संदर्भ से मैच करना है। रऊफ जम्मू कश्मीर का रऊफ है, आपको पता है। इसका राइट एज मैच होगा ईद एंड स्प्रिंग वेडिंग फेस्टिवल, ईद और वसंत विवाह उत्सव से संबंधित है। कर्मा भाद्र एकादशी का यह कृषि अनुष्ठान है। एग्रीकल्चर रिचुअल है, सेकंड भी सही है। सिमगा ऋतु में रात्रि भर चलने वाला लोक नाट्य है तमाशा, ठीक है। और झूमर मानसून के बाद चाय बागानों में मनोरंजन के लिए किया जाता है। तो ऑलरेडी मैच है यह A1, B2, C3 एंड D4। विच पेयर करेक्टली मैच एटमॉस्फेरिक लेयर एंड फीचर। कौन सी जोड़ी वायुमंडल की परत और उसकी विशेषता से सही मेल खाता है? तो मौसमी कार्य सभी क्षोमंडल में होते हैं। ट्रोपोस्फेयर सही है, पहला कथन सही है। थर्मोस्फेयर ओजोन पाया जाता है, तो ओजोन है वह स्ट्रेटोस्फेयर में पाया जाता है, थर्मोस्फेयर में नहीं पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन पाया जाता है। थर्ड है मध्यमंडल उपग्रह सैटेलाइट जो है वह मध्यमंडल में पाए जाते हैं। फोर्थ है स्ट्रेटोस्फेयर समतापमंडल उल्कापिंड, सभी गलत है। इसका राइट आंसर है क्षोभमंडल यानी ट्रोपोस्फेयर जो कि मौसम के लिए उत्तरदायी है। पहला कथन सही है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। समवर्ती सूची केंद्र और राज्य दोनों को कानून बनाने की अनुमति देता है, बिल्कुल सही है। सेंटर और स्टेट दोनों कानून बना सकते हैं। सेकंड है टकराव की स्थिति में राज्य कानून संघ के कानून पर प्रबल होता है, तो गलत है। यहाँ पर आर्टिकल 254 के अनुसार, आर्टिकल 254 के अनुसार संघ का कानून प्रबल होता है, यानी संघ कहा जाता है अवशिष्ट शक्तियाँ संघ के पास होती है। तो राइट आंसर हो गया ओनली वन इज करेक्ट, ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पेरिणी शिव तांडवम एक योद्धा नृत्य है जो कि आधुनिक समय में पुनर्जीवित किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसे वॉरियर डांस कहा जाता है, वॉरियर डांस कहा जाता है। तो इसका पुनरुद्धार किया जा रहा है जिसे पेरिणी शिव तांडवम कहा जा रहा है। नेक्स्ट है इसकी उत्पत्ति तमिलनाडु के चोल राजाओं के दरबार में हुई थी। तो यह तमिलनाडु में नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के,
आंध्र प्रदेश के काकतीय वंश के राजाओं के समय, काकतीय वंश के राजाओं के समय यह दरबार से होता था। तो राइट आंसर होगा ओनली वन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइपिकल आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ कैपुचिन चर्च। कैपुचिन चर्च की विशिष्ट वास्तुकला विशेषता क्या है? तो यह फ्रांसियन ऑर्डर की शाखा है। ऑप्शन पढ़ते हैं, अलंकृत शिखर और गुंबद, जटिल ट्रेसरीड गुलाब खिड़कियाँ, चपटा धनुषाकार प्रवेश द्वार जिसमें पेडमेंट लगा हो, फ्लैट आर्च्ड एंट्रेंस विथ पेडमेंट, यानी सी इसका राइट आंसर है। यह सिंपल आर्किटेक्चर होता है, सिंपल ऑस्टेयर आर्किटेक्चर होता है। इसका फ्लैट आर्च इंट्रांस प्लस पेडिमेंट जो कि इसका टिपिकल फिक्चर है। तो राइट आंसर हो गया सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स यूनिकली आइडेंटिफाई ए सिंबॉलिक ऑफ लेजर नॉन एलिमेंट लिंकिंग तीज टू बोथ नेचर एंड मैथोलॉजी। कौन सा कथन तीज को प्राकृतिक और पौराणिक कथाओं से जोड़ने वाला प्रतीकात्मक तत्व को दर्शाता है? तो तीज जो फेस्टिवल है इसे लाल तीज भी कहा जाता है, लाल तीज भी कहा जाता है। यह मानसून में दिखने वाला लाल कीड़ा से इसका नामकरण हुआ है, लाल कीड़ा, यानी सी इसका राइट आंसर है। द नेम तीज कम्स फ्रॉम रेड इंसेक्ट सीन इन मानसून। तीज नाम मानसून में दिखने वाले लाल कीड़े से आया है। तो तीज के कई तरह के फॉर्म होते हैं, जिसमें एक कहा जाता है हरियाली तीज, हरियाली तीज। दूसरा है कजरी तीज, कजरी तीज। तीसरा है हरतालिका तीज, हरतालिका तीज। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? सी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द महासंधि विग्रही ड्यूरिंग गुप्ता रूल इज करेक्ट। गुप्त शासन के दौरान महासंधि विग्रही के बारे में कौन सा कथन सही है? तो गुप्ता एडमिनिस्ट्रेशन से सवाल पूछा गया है। महासंधि विग्रही यह एक डिप्लोमेट पोस्ट होता था, डिप्लोमेट होता थे। विदेश मंत्री को महासंधि विग्रह कहा गया है, विदेश मंत्री की तरह काम होता था इनका। एक और महत्वपूर्ण जो पोस्ट था जिसे कहते थे महाबलाधिकृत, महाबलाधिकृत, जो कि एक तरह से आर्मी चीफ होता था, यानी सेना का प्रधान होता था, आर्मी चीफ की तरह काम करता था। एक है ध्रुवाधिकर्तना, ध्रुवाधिकर्तना। इसका काम क्या होता था? यह रेवेन्यू संभालता था, रेवेन्यू डिपार्टमेंट यह हैंडल करता था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी। ही एक्टेड एज फॉरेन मिनिस्टर एंड कोलैबोरेटेड विद द किंग एंड मिलिट्री। वह विदेश मंत्री के रूप में कार्य करता था और राजा व सेना के साथ निकट सहयोग करता था। तो सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज कश्मीरी म्यूजिक एंड इट्स डिस्क्रिप्शन इज करेक्टली मैच्ड। कौन सा कश्मीरी संगीत और उसका विवरण सही रूप से मेल खाता है? पहला है चक्री। चक्री क्या है? यह क्लासिकल फॉर्म यूजिंग संतूर एंड हाफिज नगमा। तो गलत है, चक्री जो है वह फोक डांस है, ठीक है। सेकंड है सूफियाना म्यूजिक, यह गहरा और रवाब के साथ गाए जाने वाला लोक नृत्य है। गलत है, जो सूफियाना म्यूजिक है वह क्लासिकल कश्मीरी म्यूजिक है। सूफियाना संगीत जो है क्लासिकल कश्मीरी म्यूजिक है, थर्ड है हाफिज नगमा, जो कि सूफियाना संगीत के आधार पर नृत्य है। हाफिज नगमा सूफियाना म्यूजिक इसमें होता है, सुरों के आधार पर इसमें डांस होता है। तो सी कथन सही है। रऊफ क्या होता है? तो यह महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला वुमेन ग्रुप डांस है, वुमेन
ग्रुप डांस है। तो यह भी मैच गलत था, इसका राइट आंसर हो गया सी। पोल वॉल्ट में अयोग्यता से पहले कितने असफल प्रयास की अनुमति होता है? पोल वॉल्ट्स में फेल्ड अटेम्प्ट्स कितने किए जा सकते हैं उसकी अनुमति होती है? तो टोटल 3 होता है। सवाल कई बार रिपीट हुआ है, इसको याद रखिएगा। मैच द डायनेस्टी विथ देयर रीजन दे प्राइमरली रूल्ड। राजवंशों को उनके प्रमुख शासित क्षेत्र से मिलाना है। गुर्जर प्रतिहार गुजरात एंड राजस्थान से संबंधित है। बिल्कुल सही है। ये यहाँ एक महत्वपूर्ण पावर के रूप में थे, पूरे नॉर्थ इंडिया पर इनका प्रभाव रहा है अर्ली मीडिएवल पीरियड में। राष्ट्रकूट जो कि पश्चिमी दक्कन में फैले थे, इनका जो वेस्टर्न दक्कन का क्षेत्र है वहाँ इनका प्रभुत्व था। पाल बंगाल से संबंधित है और चोल तमिलनाडु से, यानी ऑल करेक्ट है इसका आंसर, ऑल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉरिडोर इन्हांस इंडिया एक्सेस टू सेंट्रल एशिया थ्रू चाबहार पोर्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, चाबहार पोर्ट से कई बार सवाल पूछा गया है। ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, इंडिया म्यांमार हाईवे, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर या साउथ एशियन मैरीटाइम पाथ। तो चाबहार पोर्ट से नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, भारत के पहुंच इसी गलियारे से पहुंचती है इंडिया और ईरान के बीच। इंडिया ईरान में है चाबहार पोर्ट, और अफ़गानिस्तान यानी सेंट्रल एशिया के भारत के पहुंच को आसान बनाता है। रसिया तक इसकी कनेक्टिविटी है, रसिया तक इसकी कनेक्टिविटी है। यह 1300 किलोमीटर 13,000 किलोमीटर लंबा मल्टी मॉडल कॉरिडोर है, मल्टी मॉडल कॉरिडोर है। ठीक है, तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। चाबहार यह बंदरगाह जो है वह ईरान में है, चाबहार पोर्ट ईरान में है, सी इसका राइट आंसर है। भारतीय जनगणना के अनुसार भारत के शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो भारत में अर्बन पॉपुलेशन जो है, अर्बन पॉपुलेशन 31.16% है, रूरल यह 68.84% है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी 31%। अगला सवाल है व्हाट इज द मैक्सिमम पेलोड कैपेसिटी ऑफ इंडियाज नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV-2 लियो। भारत के NGLV की निम्न पृथ्वी कक्षा तक अधिकतम पेलोड क्षमता कितनी है? तो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल कहा गया NGLV को। यह 20 टन LEO कैपेसिटी 20 टन का है। यह LBM-3 से लॉन्च व्हीकल, LBM-3 से यह अधिक पावरफुल है। इसका डिज़ाइन जो है वह रीयूजेबल है। ठीक है, NGLV की जो लॉन्चिंग है वह 2035 के आसपास शेड्यूल है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया बी 20 टन। नेक्स्ट है द सिंदरी फर्टिलाइजर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट। सिंदरी कहाँ है? तो यह झारखंड में है, सिंदरी धनबाद झारखंड में है, तो सी इसका राइट आंसर है। 1951 में सिंदरी उर्वरक कारखाना स्थापित किया गया था। यह कि कोल एरिया में है, कोल के लिए माना जाता है, दामोदर रिवर के पास है, दामोदर रिवर के पास है। तो राइट आंसर हो गया झारखंड। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। आनुवांशिक जानकारी के प्रवाह का सही क्रम कौन सा है? तो क्या है? DNA, RNA और प्रोटीन, सी इसका राइट आंसर है। फ्रांसिस क्रिक ने इसे प्रपोज किया था, फ्रांसिस क्रिक ने इसे प्रपोज किया था। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया सी DNA, RNA और प्रोटीन। व्हाट डज आर्टिकल 268 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद। संविधान का अनुच्छेद 268 किससे संबंधित है? संघ द्वारा लगाए गए राज्यों के द्वारा संग्रहित सेवा कर, राज्यों द्वारा लगाए गए आयकर, संघ द्वारा लगाए गए राज्यों द्वारा संग्रहित स्टाम्प शुल्क।
तो सी इसका राइट आंसर है। आर्टिकल 268 स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित है। इसमें क्या होता है, संघ के द्वारा लगाया जाता है, लेकिन जो राज्य सरकार है वह स्टाम्प ड्यूटी को कलेक्ट करता है। तो सी इसका राइट आंसर है। इफ स्पीड ऑफ साउंड 340 मीटर पर सेकेंड एंड फ्रीक्वेंसी 680 हर्ट्ज, तो वेवलेंथ क्या होगा। यदि ध्वनि की गति 340 मीटर पर सेकेंड है और आवृत्ति 680 हर्ट्ज है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा। तो तरंग दैर्घ्य होगा 0.5 मीटर। सी ए 0.5 मीटर। भी बराबर एफ लेमडा कहा जाता है। ठीक है, तो 340 बराबर 680 लेमडा, तो लेमडा बराबर हो गया 0.5 मीटर। ठीक है। वाई इज कार्बन सिंक इन्हेंसमेंट इम्पोर्टेंट इन इंडियाज क्लाइमेट प्लान। भारत की जलवायु योजना में कार्बन सिंक संवर्धन क्यों महत्वपूर्ण है। CO2 का वेजिटेशन और सॉइल में स्टोर करना, स्टोर CO2 इन वेजिटेशन एंड सॉइल। कार्बन सिंक जो है CO2 ऑब्जर्व करने वाला स्थान होता है। CO2 एब्जॉर्ब किया जाता है फॉरेस्ट से, जंगल से, ओशियन से, सॉइल से। नेचुरल कार्बन सिंक्स जो हैं वह कहलाते हैं। तो इंडिया का जो है नेचुरल, इंडिया का NDC का टारगेट है वह कितना है, 2.5 से 3 बिलियन टन एडिशनली कार्बन सिंक बाई 2030। 2.5 से 3 बिलियन टन जो है कार्बन सिंक 2030 तक किया जाएगा, कार्बन सिंक। तो इसका राइट आंसर है बी, स्टोर CO2 इन वेजिटेशन एंड ऑयल। भारत में योजना काल में आयात प्रतिव्यवस्थापन अपनाया कि विदेशी प्रतिस्पर्धा से घरेलू उद्योग की सुरक्षा हेतु। दोनों सही है। इंडिया का जो प्लानिंग एरा था उसमें इम्पोर्टेंट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी को अपनाया गया ताकि जो घरेलू उद्योग है उसे फॉरेन कंपटीशन से बचाया जा सके। तो ए इसका राइट आंसर है। ब्लैक होल सीधे अपने घटना क्षितिज से एक्सरे उत्सर्जित करता है। ब्लैक होल्स एमिट एक्सरे डायरेक्टली फ्रॉम देयर इवेंट ओरिजिन। तो एक्सरे जो है इवेंट ओरिजिन से डायरेक्टली नहीं बल्कि यह एक्रीशन डिस्क से निकलता है, एक्रीशन डिस्क से निकलता है। तो पहला कथन गलत है। सेकंड है पल्सर्स आर रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स। पल्सर तेज़ी से घूमते न्यूट्रॉन तारे होते हैं, रैपिडली रोटेटिंग न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, जिससे कि रेडियो एक्सरे पल्सेस एमिट करते हैं। रेडियो एक्सरे यह उत्सर्जित करते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, ओनली 2 इज करेक्ट। अगला सवाल है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची पर कानून बनाने की अनुमति कौन सा अनुच्छेद देता है। तो आर्टिकल 250 के अंतर्गत, नेशनल इमरजेंसी के अंतर्गत पार्लियामेंट जो है राज्य पर कानून बना सकता है। तो यह एक्सेप्शन है, आर्टिकल 250 के अंतर्गत किया जाता है। आर्टिकल 131A गेव हाईकोर्ट एक्सक्लूसिव पावर टू डिसाइड ऑन सेंट्रल लॉज वैलिडिटी। अनुच्छेद 131 में उच्च न्यायालय को केंद्रीय कानून की वैधता पर निर्णय का विशेषाधिकार दिया गया है। तो यह उच्च न्यायालय को नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट को है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। यानी पहला कथन गलत है। इट वाज रिप्लेस्ड बाय द 43rd अमेंडमेंट। इसे 43वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त किया गया था। तो सही है, इसे ऐड किया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन इसे 43वें संविधान संशोधन के द्वारा निरस्त कर दिया गया। तो 2 इसका राइट आंसर है। तो ये था SSC CGL 2025 के टॉप 500 क्वेश्चंस का डिटेल एक्सप्लेनेशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरा नाम है राहुल सिन्हा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।